हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ही हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। ये कहता है कि हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 5.50 मोलर Na2CO3 आर डिफरेंट। तो गाइस देखो 0.50 मोल Na2CO3 है अपने पास, 0.50 मोल Na2CO3। गाइस देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इस मोल का मतलब क्या है। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, राइट। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 0.50 बराबर इसका मास निकालोगे तो गाइस Na2CO3 के लिए मोलर मास क्या होता है, एक सोडियम के लिए 23, दो के लिए 46, एक कार्बन के लिए 12, एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो तीन के लिए हो जाएगा गाइस 48। इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 106 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा Na2CO3 का मोलर मास। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 0.50 मोल में 0.5 मल्टीप्लाई 106 इतने ग्राम का Na2CO3 प्रेजेंट है, मतलब 53 ग्राम का Na2CO3 यहाँ पर प्रेजेंट है। अब गाइस देखो एक और अपने को कहता है कि 0.50 मोलर अगर Na2CO3 है तो इसका क्या मतलब है। मोलरिटी अपने पास होती है, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो गाइज अब आप देखो अगर आप ना नीचे वाली टर्म को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर ले लेते हो तो ऐसे में डिनोमिनेटर 1 हो जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मोलरिटी के ही बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब 0.50 मोलर Na2CO3 का मतलब है कि 0.50 मोल Na2CO3 प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आप ये कह सकते हो। मोलरिटी में हमने कंडीशन लगाई है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.50 मोल का Na2CO3 प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल प्रेजेंट है। यहाँ मोल में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि भाई ये जो अमाउंट है जो हमने निकाला 53 ग्राम Na2CO3 ये 1 लीटर में प्रेजेंट है, नहीं, ये 1 लीटर वाली कहानी सिर्फ मोलैरिटी में है। मोलैरिटी में प्रॉपर हमने क्या किया है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम एक फिक्स कर दी कि हाँ भाई इसी फिक्स वॉल्यूम के अंदर ही 0.50 मोल का Na2CO3 प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor could be produced। तो गाइस देखो H2 गैस है अपने पास और फिर आगे है O2 गैस, राइट। इसको आप रिएक्शन कराओगे तो ये आ जाएगा वाटर वेपर। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगवा दो, इक्वेशन बैलेंस है। अब इसी बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि 2 वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन गैस के 1 वॉल्यूम डाई ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करते हैं तो 2 वॉल्यूम वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर 10 वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन के 5 वॉल्यूम डाई ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो कितना वाटर वेपर देंगे। तो गाइस देखो ये 5 टाइम्स है, ये भी 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये रिएक्ट करके 10 वॉल्यूम के वाटर वेपर देंगे। तो आपने को स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। देखिए 28.7 पिकोमीटर, 15.15 माइक्रोसेकंड, 25365 mg। तो देखो 28.7 पिकोमीटर का मतलब क्या है कि 28.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर, इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है गाइस 15.15 माइक्रो सेकेंड का क्या मतलब है, 15.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि 25365 मिलीग्राम से क्या मतलब है, 25365 इतने मिलीग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻3 ग्राम में हो जाएगा। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं। अब इसी को ही आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई दिस, तो ये आंसर आ जाएगा केजी में गाइस 25365 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 केजी। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको बेसिक यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कहता है क्वेश्चन नंबर 28, ये कहता है कि इनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में है। एक ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम सोडियम है, 1 ग्राम लिथियम है और 1 ग्राम क्लोरीन है। एटॉमिक मास गोल्ड का 197 होता है, सोडियम का 23 होता है, लिथियम का 7 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो गाइस फर्स्ट हम देखते हैं 1 ग्राम गोल्ड है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है।
तो आप देखो गोल्ड का एटॉमिक मास 197 होता है, मतलब एक एटम का मास है, गोल्ड के एक एटम का मास होता है 197 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। गोल्ड के एक एटम का मास होता है 197 AMU, लेकिन गोल्ड के एक मोल एटम का मास होता है 197 ग्राम। तो 197 ग्राम कितने गोल्ड के एटम्स का मास है गाइस? एक मोल एटम का मास, एक मोल एटम का मास है 197 ग्राम में लिए। अगर एक ही एटम का मास होता तो हम इसको बोल देते कि ये 197 AMU है, मतलब कि इतना एक मोल एटम का मास है, मतलब कितने एटम्स का मास है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। तो एक ग्राम में फिर कितने एटम्स हो जाएंगे? यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 197, इतने एटम्स हो जाएंगे गोल्ड के। सिमिलरली आप निकाल सकते हो 1 ग्राम लिथियम है, तो यहाँ भी आप सेम कंडीशन से बता सकते हो कि 7 ग्राम, हाँ थर्ड पार्ट है ये गाइस, थर्ड पार्ट है लिथियम का। सेकंड पार्ट अभी देखते हैं फिर। 7 ग्राम जो है ये एक मोल लिथियम का मास है, एक मोल लिथियम मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 लिथियम का मास हो जाएगा। ये 6.022 इंटू 10⁻23 इतने लिथियम एटम्स का मास हो जाएगा ये। और फिर 1 ग्राम लिथियम में कितना एटम्स आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 7 एटम्स आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट अब देखो सेकंड वाला पार्ट रह गया था, 1 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे? अब देखो वही बात है कि भाई 23 AMU एक ही सोडियम एटम का मास है, लेकिन 23 ग्राम एक मोल सोडियम एटम का मास है, मतलब कि एक मोल मतलब कि इतने सारे सोडियम एटम्स का मास है ये 23 AMU, मतलब 23 ग्राम में इतने एटम्स प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम सोडियम में कितने हो जाएंगे गाइस? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23 एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कहता है कि 1 ग्राम Cl2 में बताओ कितने एटम्स है। तो गाइस ध्यान दो, ये क्या है? Cl2 एक मॉलिक्यूल है। तो पहले आप इसका मोलर मास निकालो। एक क्लोरीन का दे रखा है यहाँ आपने को 35.5, तो दो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35.5 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये हो जाएगा गाइस 71 ग्राम। तो कहने का मतलब 71 ग्राम Cl2 में कितने Cl2 के मॉलिक्यूल्स लिखोगे अब आप, क्योंकि Cl2 एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी अपने को मॉलिक्यूल ही लिखना है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। जैसे 1 ग्राम Cl2 में कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 71, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में अपने को कंपेयर करना है एटम्स के बारे में। तो अपने को पता है कि भाई एक मॉलिक्यूल में, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं। यहाँ देखो एक बार, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है ना, तो क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के दो एटम्स हैं, राइट। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं। अब देखो अपने को क्या निकालना है? किसी 1 ग्राम क्लोरीन में निकालना है कि एटम्स कितने हैं। तो अगर आप इस पूरी क्वांटिटी में एटम्स निकाल लेते हो, इस पूरी क्वांटिटी में एटम्स निकाल लेते हो कितने हैं, तो वो 1 ग्राम में भी एटम्स होंगे ना, वही एटम्स फिर 1 ग्राम में भी होंगे। तो हमने इस पूरी क्वांटिटी में एटम निकालने की कोशिश की है। तो एक मॉलिक्यूल में जब दो एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में दिस डिवाइडेड बाय 71, इतने मॉलिक्यूल्स में फिर कितने एटम्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 2, इतने एटम्स हो जाएंगे, राइट। तो ये हो जाएगा इतना, मतलब कि 1 ग्राम Cl2 में एटम्स इतने हो जाएंगे, राइट। अब आप सबको कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर 197 है। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 23 और यहाँ पर है ये वाला। इसको भी देखो न्यूमरेटर सेम करना है तो इसको काट लो, 35.5 आ जाएगा ये। तो अब आप देख लो न्यूमरेटर सब में सेम है, तो डिनोमिनेटर छोटा किसका है? तो गाइस ये लिथियम वाले केस में डिनोमिनेटर छोटा आया, मतलब पूरे की पूरी वैल्यू ये वाली ज़्यादा आएगी। ज़्यादा आएगी मतलब कि 1 ग्राम लिथियम में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, ये कहता है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। यही गाइस अपने को ना डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, मतलब कि डेंसिटी वाटर की दी हुई है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर। कहने का मतलब
इसका एक मतलब और भी निकलता है कि 1 लीटर की वॉल्यूम में, 1 लीटर वाटर की वॉल्यूम में या फिर सॉल्यूशन की वॉल्यूम में, देखो दोनों हम बोल रहे हैं, 1 लीटर वाटर की वॉल्यूम भी बोल सकते हैं और 1 लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। क्यों? हमने वाटर तो एक सॉल्वेंट का काम करेगा और सॉल्यूशन अपना सॉल्यूशन का काम कर रहा है, तो सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट की वॉल्यूम हमने सेम ही ली है यहाँ पर 1 लीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत ही कम है, तो ऐसे केस में वॉल्यूम की जो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी वो फिर वाटर की वॉल्यूम भी हो सकती है। तो गाइस 1 लीटर वॉल्यूम में 1 kg का वाटर प्रेजेंट, 1 kg का वाटर प्रेजेंट है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ से अपने को क्या मिल गया, अगर इसको आप सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम ले सकते हो और इसको वाटर की भी वॉल्यूम ले सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप बोल सकते हो कि 1 लीटर है इसी डेंसिटी से, और वाटर क्योंकि सॉल्वेंट है तो यहाँ से अपने को मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया है कितना, 1 kg, राइट। इसी कंडीशन से अपने को मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया है 1 kg। अब देखो गाइस निकालनी है मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है, तो उसके लिए दिया क्या हुआ है अपने को, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन x की टर्म में लिख लो, और किसका दिया हुआ है, C2H5OH इथेनॉल का दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप लिख सकते हो। अब मोल फ्रैक्शन वाटर इसके कितने दिए हुए हैं, 0.040 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस, अब देखो गाइस अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ना वाटर के निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर की कैसे निकालें, गिवन मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम दिया हुआ है गिवन मास ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, तो ये आ जाएगा, इसी की वैल्यू लगभग आएगी अपने पास 55.55 मोल आ जाएगी, राइट। अब आप क्या करो, यहीं से ही n की वैल्यू निकाल लो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH की, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 0.40 की मल्टीप्लाई इससे भी और इस वाले से भी, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस 55.55 मल्टीप्लाई आप करोगे 0.040, यही चीज़ आएगी फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH की। इसी कंडीशन को आप पूरा इक्वेशन को पूरा सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे C2H5OH के गाइस 2.314 मोल आ जाएंगे। अब ये तो सॉल्यूट के मोल्स आ गए, लेकिन अपने को तो पूरी मोलारिटी निकालनी है ना सॉल्यूशन, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होती है मोलारिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर्स में होती है। अब आप ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में तो हम पहले ही 1 लीटर ले चुके हैं, क्योंकि 1 लीटर वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग ही तो हमने सॉल्वेंट का मास 1 kg माना है। अगर 1 लीटर नहीं लेते तो सॉल्वेंट का मास 1 kg भी हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि डेंसिटी भी अपने को वाटर की 1 kg दी हुई है, इसलिए हमने सॉल्वेंट का मास, इसे डेंसिटी के कारण, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है गाइस, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी जब 1 है, वॉल्यूम 1 है, तो मास आप 1 ले सकते हो 1 kg का, तो वही हमने लिया है मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने 1 लीटर पहले ही मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है तो ऐसे में जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मोलारिटी के ही बराबर है, मतलब अगर 2.34 मोल आए हैं तो आप ये भी बोल सकते हो कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी भी 2.314 मोलर होगी। तो गाइज ये है मोलारिटी हमने निकाली है किस तरीके से, मोल फ्रैक्शन अगर अपने को दिया हुआ है। नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 ग्राम कार्बन एटम इन ग्राम, एक कार्बन 12 एटम इन ग्राम, तो अपने को पता है कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU, 12 AMU। ऐसे ही कार्बन के अपने को ये भी पता है एक मोल एटम का मास कितना होता है, एक मोल एटम का मास होता है 12 ग्राम। तो एक मोल एटम मतलब कितने सारे एटम्स, इतने सारे एटम्स 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास होता है 12 ग्राम। तो मतलब कार्बन के एक ही एटम को कहता है, तो एक ही एटम का मास बता दो फिर, इतने सारे एटम्स का, देखो एक एटम का मास होता है 12 AM, एक मोल एटम का मास होता है 12 ग्राम, एक मोल एटम मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास होता है इतने ग्राम। अब इतने एटम का मास इतने ग्राम है, तो एक ही एटम का मास बता दो कितना होता है, तो गाइस ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा कि भाई कार्बन के एक ही एटम का मास होता है, दिस वन 12 डिवाइडेड बाय Na। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है, ये है और ये है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस 0.0856 मल्टीप्लाई 298.15 मल्टीप्लाई 0.112 डिवाइडेड बाय 0.5785, ये है क्वेश्चन। तो आप देखो क्या करो इसमें, अब मल्टीप्लाई और डिवीजन का केस है और क्वेश्चन कहता है कि जो आप इसका आंसर निकाल के आओगे ना उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो पहले आप यहाँ देख लो पॉइंट के बाद कितने सॉरी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली जीरो तो काउंट होंगे नहीं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ही यहाँ पर कितने सारे नॉन जीरो डिजिट है तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पर पहले वाली जीरो काउंट नहीं होंगी तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर फिर से अपने पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो गाइज जो भी आंसर आएगा इनमें से लीस्ट वैल्यू देख लो कौन सी है, 3 वाली लीस्ट वैल्यू है, मतलब आंसर जो भी आएगा उसमें ज़रूर 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होनी चाहिए। जो लीस्ट वैल्यू होती है सिग्निफिकेंट फिगर की उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भाई 5 मल्टीप्लाई 5.364। अब 5 एक एग्जैक्ट नंबर है, 5 एक एग्जैक्ट नंबर है, ध्यान रखना एग्जैक्ट नंबर है, तो यहाँ पर इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होंगे, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होंगे। तो 5.364 में कितने हो जाएंगे गाइज, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट है और 4 है, इसमें से लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू 4 सिग्निफिकेंट फिगर की है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस वाला। तो यहाँ पर देखो एडिंग या फिर सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो गाइज यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद गाइस 4 डिजिट्स हैं। तो आंसर में भी डेफिनेटली पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट्स आनी चाहिए। जैसे इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 0.8204, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स, और हम देख रहे हैं नॉन जीरो के बीच में जो भी नॉन जीरो डिजिट के बीच वाली जीरो काउंट होती है, मतलब इस केस में फिर 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होंगे। 4 डिजिट्स आएंगे, ये तो अपने ने देख लिया रूल के हिसाब से, सिग्निफिकेंट रूल जो हमने प्लस माइनस के केस में पढ़ा था कि भाई आंसर में 4 डिजिट्स होने चाहिए पॉइंट के बाद। तो ऐसे ही इसमें अब आप सिग्निफिकेंट फिगर पे देख लो तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप ना आइसोटोपिक मोलर मास है और एक ये अबंडेंस है, और आप निकाल दो इसका पूरे के पूरे ऑर्गन का ना मोलर मास निकाल दो। तो गाइस ये हम कैसे निकालते हैं, आप देखो एक आइसोटोप दिया हुआ है 36 वाला, 38 वाला और 40 वाला। तो देखो 36 वाला आइसोटोप ले लो पहले, इसमें क्या दिया हुआ है मोलर मास आइसोटोपिक इतना दिया हुआ है, इसकी आप ना अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो 0.337, इसको डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज में होती है अबंडेंस तो 100 से डिवाइड कर दिया, प्लस 38 वाला जो है आइसोटोप उसका मास दिया हुआ है 37.96272, फिर आप इसकी वो कर दो मल्टीप्लाई 0.063 डिवाइडेड बाय 100, फिर लो नेक्स्ट वाला आइसोटोप 39.9624, फिर मल्टीप्लाई कर दो इसका 99.600 डिवाइडेड बाई हो जाएगा गाइज 100% के लिए। फिर देखो पॉइंट, इसको आप सॉल्व करोगे ना इस वाली टर्म को तो ये आ जाएगा 0.121, नेक्स्ट वाली को करोगे तो 0.024, नेक्स्ट वाली को करोगे तो 39.802, इतना इनको सॉल्व करके आ जाएगा। तो गाइज इसी को ही अगर आप देखोगे तो ये आएगा 39.947 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब पूरे के पूरे इसका सारे आइसोटोप्स को हमने देख लिया, तो यहाँ पर नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गन का मोलर मास आता है 39.947 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, आपको ना नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, हर केस में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो आप देखो 52 मोल्स ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे, अब आप ही बताओ 52 मोल्स ऑफ हीलियम में निकालने, 52 यू में निकालने और 52 ग्राम में निकालने। अब 52 मोल्स का क्या मतलब है, अपने को पता है कि एक मोल अगर हीलियम की है तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम के एटम्स होंगे। ये तो अपने को बेसिक कंसेप्ट से ही पता है, मोल कंसेप्ट से पहले वीडियोस बना भी रखी है, तो वहाँ पर हमने सिखा रखा है कि एक मोल हीलियम है तो उसमें इतने एटम्स होंगे। तो आप बता दो भाई फिर 52 मोल हीलियम में कितने एटम्स होंगे गाइस, 52 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3.131 मल्टीप्लाई 10⁻25 एटम्स हो जाएंगे गाइस हीलियम के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 52 यू ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे, इसमें बताओ हीलियम के कितने एटम्स होंगे। तो गाइस अपने को ये भी पता है कि हीलियम के ना एक ही एटम का मास होता है
4u होता है हीलियम के ना एक ही एटम का मास, सिर्फ एक एटम का मास होता है 4u। तो अपने को तो 52u में बताने हैं कितने एटम्स हैं, तो एक u अगर मास होता है तो फिर ये 1/4 एटम्स का हो जाएगा। तो ऐसे ही 52u में कितने एटम्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 52 मल्टीप्लाई 1/4। तो गाइज यहाँ पर आ जाएंगे 13 एटम्स ऑफ हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ना 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे, तो अपने को वही पता है, मोलर मास से ले लो कि भाई ये मोलर मास, एक एटम का मास होता है तो 4u, लेकिन एक मोल एटम का मास होता है, एक मोल एटम का मास गाइस होता है 4 ग्राम। ध्यान रखना ये बात, मोल कंसेप्ट में सीख रखी है हमने। एक मोल एटम का मास कहने का मतलब इतने सारे एटम्स का मास, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने सारे एटम्स का मास होता है 4 ग्राम। तो यहाँ पर 52 ग्राम एटम्स का मास बताना है, तो कितना हो जाएगा ये 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, डिवाइड में ये वाली टर्म चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 52। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स आ जाएंगे हीलियम के। तो इसी को ही अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.8286 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। तो गाइज हमने हर केस में एटम्स ही निकाले थे, यहाँ पर इतने आ गए, यहाँ पर 13 आ गए, और यहाँ पर 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ना वेल्डिंग गैस है, फ्यूल गैस है, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। मतलब एक गैस है अपने पास, इसमें ज़्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है इसमें। और फिर अपने को यही बताना है ना, आगे देखो क्या बताना है, इसी गैस का ना एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। इसी गैस को हमने क्या किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है। इसी गैस को हमें नहीं पता ये गैस कौन सी है, इसी गैस को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया है। तो इसने क्या दिया है, CO2 दिया है और वाटर दिया है। और गाइस देखो, कोई भी ऐसा कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, तो वो हमेशा ही CO2 और वाटर देगा ही देगा। तो ऐसे ही इस गैस ने भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके CO2 और वाटर दे दिया। अब क्या होगा, CO2 कहता है भाई कितना दे दिया, ये कहता है 3.38 ग्राम की CO2 दे दी और 0.690 ग्राम का वाटर दे दिया। अब आप ये देखो, अपने को इस गैस का फॉर्मूला निकालना है गाइस, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमने पहले वीडियोस में देख रखा है, इसके लिए मास परसेंट तो चाहिए ही ना, मास परसेंट तो चाहिए ही, किसकी, जो जो जिन जिन भी एटम से मिलकर ये बनी हुई है गैस, उसका मास परसेंट चाहिए। मतलब अपने को कार्बन का भी मास परसेंट चाहिए और हाइड्रोजन का भी चाहिए, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो दिया क्या हुआ है, CO2 का मास तो दिया हुआ है, वाटर का मास तो दिया हुआ है, तो यहाँ से CO2 से हम कार्बन का मास परसेंटेज निकालेंगे, वाटर से हम H2 का हाइड्रोजन का निकालेंगे। तो देखो कैसे आप निकालोगे, CO2, एक मोल CO2 में अपने को पता है, देखो एक मोल CO2 है तो यहाँ पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है ना, तो स्टोइकियोमेट्री से अपने को पता है कि एक मोल CO2 में एक मोल ही कार्बन प्रेजेंट है। एक मोल CO2 में आप बोल सकते हो कि एक मोल ही कार्बन प्रेजेंट है। अब CO2 एक मोल, तो इसको आप मोलर मास के बराबर भी लिख सकते हो, मतलब कितना, 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन प्रेजेंट है, ये 12 ग्राम का कार्बन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम CO2 में 12/44 ग्राम का कार्बन प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही फिर 3.38 ग्राम CO2 में गाइस कितना कार्बन प्रेजेंट हो जाएगा, 12/44 मल्टीप्लाई 3.38 ग्राम कार्बन, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.9217 ग्राम, मतलब इतना कार्बन प्रेजेंट है, इतना कार्बन प्रेजेंट है। ऐसे ही हमने क्या किया, CO2 का जो अमाउंट दिया हुआ था वहाँ से हमने कार्बन का अमाउंट निकाल लिया, राइट। तो भाई एक मोल में एक ही मोल कार्बन है, तो 44 ग्राम में 12 ग्राम हो जाएगा एक मोल के हिसाब से। तो 44 ग्राम में 12 है, तो 3.38 में हमने इतना कार्बन निकाल लिया। ऐसे ही आप वाटर से क्या करो, हाइड्रोजन निकाल लो। तो अपने को पता है कि एक मोल जब वाटर का है, तो यहाँ पर इसमें 2 मोल हाइड्रोजन की प्रेजेंट है, इसमें कितना है, 2 मोल हाइड्रोजन की प्रेजेंट है। तो एक मोल वाटर मतलब कि 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 ग्राम का हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे में आप देख लो कि 1 ग्राम में फिर कितना हो जाएगा गाइस, 2/18 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहीं पर हम देख सकते हैं 0.690 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/18 मल्टीप्लाई 0.690, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.767 ग्राम। कहने का मतलब इसमें इस वाटर से, वाटर के इतने ग्राम में इतने ग्राम का हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हम ये बोल सकते हैं कि वाटर के इतने ग्राम में इतने ग्राम का हाइड्रोजन प्रेजेंट है और CO2 के इतने ग्राम में इतने ग्राम का कार्बन प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसी को ही ना फिर हम
मास परसेंटेज में, इसी डेटा को हम मास परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखो कार्बन के लिए अपना अमाउंट आ गया था गाइस 0.9217 ग्राम और हाइड्रोजन के लिए यही अमाउंट आ गया था 0.0767 ग्राम। मतलब जो गैस है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी हुई है उसमें कार्बन तो इतने ग्राम है, हाइड्रोजन इतने ग्राम है, तो मास परसेंट निकाल लो आप कार्बन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9217 डिवाइडेड बाई इन दोनों को ऐड कर दो 0.9217 मल्टीप्लाई 0.767, फिर आप क्या करो इनको ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यहाँ से मास परसेंट हम निकाल लेंगे और इसका फिर मास परसेंट आ जाएगा गाइस 92.32%। ऐसे ही आप क्या करो मास परसेंट ना हाइड्रोजन का भी निकाल लो, ये दिया हुआ है 0.0767 और इसको जब आप पूरे को ऐड करोगे ना तो ये वैल्यू आती है 0.9984 मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये आ जाएगा गाइस 7.68%। अब अपने पास कार्बन की भी परसेंटेज आ गई और हाइड्रोजन की भी परसेंटेज आ गई तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। यहाँ से देखो जो गैस है वो कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, कार्बन से और हाइड्रोजन से। तो कार्बन का मास परसेंट अपना कितना आया था गाइस 92.32% आया था। 92.32% देखो 92.32% इसका मतलब क्या है कि 92.32 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है 100 ग्राम के कंपाउंड में। ऐसे ही यहाँ पर 7.68% आया था हाइड्रोजन का, मतलब इतने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ पूरी की पूरी गैस, राइट। तो यहाँ से हमने मास निकाल लिए ग्राम में, मास परसेंटेज से भी मास ग्राम में निकाल लिए। अब आप इसके मोल्स निकाल लो, तो मोल कैसे निकालोगे 92.32 डिवाइड बाई इसका मोलर मास होता है 12 ग्राम और 7.6 से डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास होता है 1, तो इसके मोल्स अगर आप निकालोगे ये आ जाएगा गाइस 7.69 और ये आएगा 7.68 की अप्रोक्स। अब हम क्या करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो में बनाने की कोशिश करते हैं, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी टर्म छूटे या इन दोनों में से आप उन दोनों को उसी से डिवाइड कर दो, मतलब 7.69 को डिवाइड कर दो 7.68 से और यहाँ भी 7.68 को डिवाइड कर दो 7.68 से, तो वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे भी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 1। तो सी है और एच है उन दोनों के लिए ही एक एक वैल्यू आई है, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाला है C1H1, तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो। नेक्स्ट लेकिन आप मोलर मास ऑफ गैस निकालो, तो अब देखो क्या दिया हुआ है अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे भी तो कुछ दिया हुआ ना कि वॉल्यूम 10 लीटर की मेजर्ड एट एसटीपी, तो यहाँ पर वेट आ रहा है 11.6 ग्राम, कहने का मतलब एट एसटीपी पे 10 लीटर की वॉल्यूम अगर गैस की है तो वो इतना मास दे रहा है, 10 लीटर की वॉल्यूम है तो वो इतना मास दे रहा है। तो अगर हम देखो 22 हमने एक मोल कंसेप्ट में इक्वेशन सीख रखा है कि एक मोल एटम का मास जो होता है वो मोलर मास के बराबर होता है और एक मोल जो एटम है उसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी होती है गाइस 22.4 लीटर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है एट एसटीपी पे। ये कंडीशन है, कहने का मतलब अगर आप इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो भी मास निकालते हो वो मोलर मास के बराबर ही आएगा, मतलब 1 लीटर हो जाएगा 11.6 डिवाइडेड बाई 10 ग्राम और ऐसे ही 22.4 लीटर, क्योंकि एसटीपी की कंडीशन दी हुई है तो ऐसे में 22.4 लीटर पे गैस जितना भी मास लेगी वो मोलर मास ही होता है, तो मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.4 ग्राम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25.984 ग्राम हो जाएगा, तो मतलब यही अपने पास होगा मोलर मास ऑफ द गैस। क्यों इसको मोलर मास कहा है, क्योंकि 22.4 लीटर के करस्पॉन्डिंग हमने मास निकाला, तो इस लीटर के क्योंकि कंडीशन भी एसटीपी की दी हुई है तो 24.4 लीटर के करस्पॉन्डिंग जो भी मास होगा वो मोलर मास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि आप ना मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल दो, मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल दो इसी गैस का एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो, इसी गैस के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, इसी गैस के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो ये n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर होता है, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर ये होता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है C1H1 होता है, n की वैल्यू निकालनी तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला बता देंगे। तो n की वैल्यू कहाँ से निकाले, पहले अपने को ये भी पता है कि मोलिकुलर मास जो होता है मोलिकुलर मास ये होता है n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल मास के बराबर, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल मास के बराबर। तो गाइस देखो मोलर मास कितना निकल के आया था लगभग 25.9, मतलब लगभग 26 निकल कर आया था, तो n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल मास यहाँ से निकाल लो C1H1 कार्बन के लिए 12 होता है और इसके लिए होता है 1, तो 12 + 1 ये हो जाएगा 13, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 2।
अब n की वैल्यू 2 आ गई तो n की वैल्यू को 2 यहाँ पर पुट कर दो। तो ऐसे में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आएगा गाइस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आएगा इट विल बी C2H2। तो ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ये कहता है कि हमने ना कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया है एक्वस HCl के साथ। CaCO3 की रिएक्शन कराई है 2 HCl के साथ, इसमें दिया CaCl2 CO2 और वाटर दिया है। तो कहता है व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस डेटा ऑफ HCl। तो देखो मास CaCO3 का निकालना है तो ऐसे में हम HCl का भी मास ही ले लेंगे कितना होता है। तो गाइस देखो मोलरिटी दी हुई है, HCl का मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ CaCO3 निकालना है। तो पहले हम इस डेटा से HCl का मास निकाल लें। तो मोलरिटी क्या होती है गाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पर मोलरिटी दी हुई है 0.75 मोलर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं दिए हुए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये भी तो होते हैं ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसको आप वही लिखो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को x लिख लो। HCl के लिए मोलर मास कितना हो जाएगा, H के लिए 1, Cl के लिए 35.5, मतलब ये निकल कर आएगा 36.5 के बराबर। तो ये हो जाएगा 36.5। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया लीटर्स में, ml में दी हुई है 25 ml, लीटर में बनाने के लिए 1000 से ऊपर डिवाइड कर दिया। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0.75 मल्टीप्लाई 36.5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 1000। तो आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी तो गाइस 0.6844 ग्राम। कहने का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि HCl का अमाउंट आ गया ना 0.6844 ग्राम, तो आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाट मास ऑफ Ca3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.6844 ग्राम ऑफ HCl। तो ऐसे में आप क्या करो, एक इक्वेशन लिख लो, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में प्लस 2HCl है एक्वस फॉर्म में। ये जो इक्वेशन दी हुई है पहले हमने देख लिया कि हाँ भाई ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको CO2 गैसियस फॉर्म में और ये निकालना है वाटर लिक्विड फॉर्म में। अब आप देखो CaCO3 का 1 मोल 2 मोल के HCl से कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब आप ये भी CaCO3 निकालना है तो उसको राइट साइड पे लिख लो कि 2 मोल HCl कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल HCl कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल के CO3 से, 1 मोल के CeCO3 से। तो गाइस 2 मोल HCl मतलब 1 मोल का तो कितना हो जाता है यहाँ पर 35.5 प्लस 1 36.5 हो जाता है। 36.5 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 71 ग्राम HCl कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा कितने से, 1 मोल CaCO3, मतलब इसका मोलर मास निकालो। कैल्शियम के लिए 40 होता है, इसके लिए 12 और इसके लिए हो जाएगा 48, ये आएगा 100 ग्राम। तो 71 ग्राम HCl रिएक्ट करता है तो 100 ग्राम कम्प्लीटली रिएक्ट करता है CaCO3 से। तो अब भाई इतने ग्राम HCl फिर कितने से करेगा, इतने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा फिर 100 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई दिस ग्राम ऑफ HCl 0.684 ग्राम ऑफ CaCO3, राइट। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.9639 ग्राम किसका, CaCO3 का। तो गाइस ये आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने देखो मास निकालना था CaCO3 का, तो हम ना स्टोइक्योमेट्री से यहाँ पर अपने को 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपने को क्या पता लग रहा है कि 2 मोल HCl के कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल CaCO3 के साथ 2 मोल HCl मतलब 71 ग्राम HCl कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है 100 ग्राम CaCO3 के साथ। तो इसका इस डेटा से भी हमने मास निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर अपने को मास पता था, तो यहाँ डेटा से भी हमने मास निकाल लिया। तो ये आया 6.6844 ग्राम। तो इतने ग्राम HCl में कितने CO3 कम्प्लीटली रिएक्ट कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.9639 ग्राम। भाई स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पे बेस्ड है। कहता है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड को, हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड को हमने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, वाटर MnCl2 और Cl2 बना देगा। यहाँ पर एक इक्वेशन को बैलेंस ही करना है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर ये दे रहा है 2 टाइम्स ऑफ वाटर, फिर है MnCl2 एक्वस फॉर्म में, आपको पूरा लिख देना यहाँ पर एक्वस, और ये गैशियस फॉर्म में, ये लिक्विड है, यहाँ पर ये सॉलिड और ये है फिर गैशियस फॉर्म में। तो गाइस ये कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड के 5 ग्राम से ये कितना रिएक्ट करेगा।
ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो। हम्म, 4 टाइम्स HCl है, ये रिएक्ट कर रहा है MnO2 के साथ, तो ये दे रहा है 2 टाइम्स ऑफ वाटर और MnCl2 और फिर दे रहा है ये Cl2। तो गाइस यहीं से ही अपने को बताना है कि कितने ग्राम HCl का रिएक्ट करेगा 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ। तो अपने को ये पता है कि 1 मोल MnO2 का, यहाँ से देख लो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से MnO2 के आगे 1 है, ये रिएक्ट कर रहा है 4 मोल HCl के साथ। तो 1 मोल MnO2 में कितना ग्राम हो जाएगा, एक Mn का होता है 55, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा गाइस 32। तो मतलब 55 प्लस 32 ये आ जाएगा 87 ग्राम। और यहाँ पर 4 मोल HCl के 1 मोल HCl होता है 36.5 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो जाएगा 146 ग्राम ऑफ HCl, 146 ग्राम ऑफ HCl। तो 1 मोल MnO2 4 मोल HCl दे रहा है, कहने का मतलब 146 ग्राम। ये भी तो बोल सकते हैं ना कि 1 मोल 4 मोल HCl, एक मिनट, HCl को ही निकालना है तो आप इसको राइट साइड पे ही रखो, HCl निकालना है तो आप इसको राइट साइड पे ही रखो। अब आप बोल सकते हो कि 1 मोल MnO2 4 मोल का HCl दे रहा है, मतलब 87 ग्राम MnO2, 87 ग्राम MnO2 146 ग्राम का HCl दे रहा है यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। तो 1 ग्राम का MnO2 कितना देगा, यहाँ पर ये 146 डिवाइडेड बाई 87 ग्राम HCl दे देगा। तो ऐसे ही फिर ये 5 ग्राम का HCl कितना, 5 ग्राम का MnO2 कितना दे देगा 146 डिवाइडेड बाई 87 मल्टीप्लाई 5। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन आपको सिंपली इसी को सॉल्व कर लेना, यहाँ से जो भी आंसर आएगा ये आएगा लगभग 8.4 ग्राम ऑफ HCl। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाए, एक रिएक्टेंट का मास दे रखा हो, दूसरे का निकालना हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम निकालना हो, तो आप ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उनको निकाल सकते हो, राइट। तो अगर 2 रिएक्टेंट का दे रखा हो तो पहले आप ये देख लो कि उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर अपने को पता लग जाता है, फिर आप वहाँ से उसका उसी लिमिटिंग रिएक्टेंट से क्या करो, दूसरे वाले कंपाउंड का मास निकाल लो। सो गाइस ये था आज की वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।